चलिए देखिए, आज का जो अपना सेशन है वो कल ऑप्टिक्स का जो अपना एक पूरा किया था हमने काम, उसके आगे का चैप्टर होगा। ठीक है, चलिए कल मिरर वगैरह के बारे में पढ़ा था, है ना। आज हम लोग क्या करते हैं, एक बार लेंस के लिए अपने जो इमेजेस हैं उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब लेंस की इमेजेस को पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे का डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट है, अलग से लिखा गया है आपके सिलेबस में वो बाकी सारी चीज़ें, पावर वगैरह जो है ना, उसको देखते हैं। उससे पहले एक बार हम क्या करते हैं, लेंस वगैरह को देखते हैं। ठीक है, ज़रा देखना। अच्छा, मिरर का क्लियर है, तो अब उसके साथ ही लेंस चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इमेजेस के बारे में बता चुका हूँ, कौन सी वर्चुअल होती है, कौन सी इरेक्ट होती है, कौन सी इन्वर्ट होती है, कौन सी रियल होती है और कब कब बनती है। अच्छा, अब जरा एक बार पहले एक बेसिक मिरर को समझते हैं कि मिरर नाम की जो ये चीज़ थी जो हमने कल पढ़ी थी वो क्या थी। तो एक ऐसा सरफेस था जिसमें एक साइड से आपको क्या बना देना था, रिफ्लेक्टेबल जो है आपको सरफेस बनाना था, परावर्तनीय सतह जो है उसका निर्माण करना था और दूसरी सतह प्रिंट कर देनी थी। लेकिन लेंस का जो फिनोमेना है वो आपको ध्यान देना है कि लेंस रिफ्रैक्शन के लिए यूज होता है, अपवर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेंस का। अगर आप लेंस में एक सतह को कवर कर देंगे तो क्या होगा, लेंस की एक सतह कवर कर देंगे तो फिर रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्रैक्शन हमेशा तब होता है जब एक सतह से दूसरी सतह की तरफ क्या होता है, प्रकाश की किरण का, रे ऑफ लाइट का क्या हो, एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेशन हो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आना जाना हो। अब जरा इस फिनोमेना के अंदर या लेंस के अंदर बेसिक डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी उसी को रखते हुए एक सिंपल सा लेंस ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, और इसके अंदर जो भी चीजें हमने पढ़ी थी वो देख ली। दिस इज द सेंटर, ठीक है ना। उसके बाद ये F1 और F2 जिसको कि प्राइमरी फोकस हम कह देंगे, और ये 2F1 और 2F2। वैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता है, यानी कि केंद्र ही होते हैं, जो हमने कल उसमें पढ़े थे अपना दर्पण के अंदर। जो आप C कह रहे थे ये वही है, बस 2F1 और 2F2 लिखा जाता है। अब जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। वैसे भी देखिए, जब भी कोई लाइट कहाँ से आएगी, पैरेलल टू द मेन एक्सिस आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो वह लाइट हमेशा क्या होगी, मुख्य फोकस से या फिर प्राइमरी या प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास हो जाती है। ठीक है ना, तो ऐसे जाएगी और ऐसे चले जाएगी। ठीक है, और दूसरी, अगर कोई लाइट फोकस से आती है तो वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना। दूसरी चीज, यहाँ सेंटर से अगर कोई लाइट ऐसे पास होती है तो वो सीधा पास हो जाएगी, वो कहीं पर भी क्या है, डाइवर्ट नहीं होगी, डाइवर्जन नहीं दिखाएगी, मुड़ेगी नहीं। ये दो बेसिक प्रिंसिपल्स या बेसिक लॉज लाइट के आपको याद रखने हैं, ताकि हम क्या कर सकें, आगे किसी भी इमेजेस को पढ़ सकें, बना सकें। ठीक है ना। अच्छा, चलिए सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं। ये जो आप लेंस देख रहे हैं, ये जो आप लेंस देख रहे हैं ये क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। दर्पण तो पढ़ लिया हमने, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस के लिए अलग अलग केसेस होंगे, जैसे कॉन्वेक्स मिरर के लिए थे, बिल्कुल वैसे ही पढ़ते जाएंगे। पहला केस, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, कहीं अनंत पे रखा हुआ हो, तो वहां से जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, जरा ध्यान से देखिएगा। अनंत से जब भी कोई लाइट आएगी, मैंने बताया था फोकस से होकर चले जाती है, तो कहाँ पे बनेगी, इमेज बनेगी आपकी फोकस पर। ठीक है, इमेज बनेगी आपकी फोकस पर। जब भी कहाँ से लाइट आएगी, इन्फिनिटी से, अनंत से जब भी कोई प्रकाश समांतर चल के आएगा मुख्य अक्ष के, उसका प्रतिबिंब हमें यहाँ दिखेगा। एक बात बताइए, क्या ये वर्चुअली मिल रही है कि रियल में मिल रही है, वास्तविकता में मिल रही है कि आभासी रूप से मिल रही है? तो ये वास्तविकता में मिल रही हैं, रियल रूप में मिल रही हैं। और जब भी मैंने कहा कि रियल होगा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्ट होती है, इन्वर्ट यानी कि उल्टी होती है। और जब उल्टी इमेज बनेगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ही छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड या बहुत ही छोटा आपको ऑब्जेक्ट इमेज देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब दूसरा केस, एक एक केस देखते चलेंगे, फिर जाकर के आपके बेसिक प्रिंसिपल, जैसा दर्पण है वैसा ही लगभग यहाँ भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर से दूसरा केस देखते हैं। ये आपका मिरर लेंस है, ये आपका मुख्य अक्ष हो गई, ये O मान लीजिए, इधर मैं मान लेता हूँ F1 और 2F1। ठीक है,
अच्छा सॉरी F2 और 2F2, क्योंकि F1 F2 इस तरफ आ जाएगा ना, F2 और 2F2, यहाँ F1 और 2F1, इस साइड वालों का भी मानने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अनंत के बाद 2F2 2F1 के पास जब भी वस्तु आएगी तब क्या होगा, देखिए जरा, ये गई और इसको कहाँ से पास होना है आपका, इधर से, है ना, इसको आपके इधर से पास होना है। दूसरी जो लाइट पास होगी वो आपकी कहाँ से, O से होकर के निकलेगी, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो लाइट है वो O से होकर के निकलेगी, और अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो आप देखेंगे कि ये जो क्रॉस कर रही है ये 2F2 के बाद क्रॉस कर रही है, ठीक है, 2F2 के बाद। अब ऐसे यहाँ पे डायग्रामेटिकल प्रॉब्लम हुई है, अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो यहाँ पे इधर आसपास पे आकर के ये क्रॉस कर लेगी। जैसे इसको दोबारा से एक बार ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि केसेस याद करने हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा अब हम क्या करते हैं, जरा एक्यूरेट डिस्टेंस लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये लीजिए, और इधर जो है हम आपका ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। तो देखिए जरा, ये गई और ये आपकी कहाँ से जाएगी, इधर से, ठीक है। और अब आपकी एक O से जो लाइन जाएगी वो बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ अब देखिए जरा सा, तो ये O से जब आपकी लाइन गई तो ये काटा, और जहाँ पे क्रॉस हुआ वहाँ पे इमेज बनेगी। तो ये कहाँ पे बनी, F2 और 2F2 के आपके बीच में बनेगी। इस तरीके से आपको जो है वो इमेज देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है ना। चलिए, वो वाली जो फोकस, जो यहाँ मेन इमेज बन रही थी इन्फिनिटी से आने वाली, वो आपकी फोकस पर बन रही थी। और जो इमेज अब इस यहाँ अगर आप देखेंगे F1 और 2F1 से दूर जब ऑब्जेक्ट है तो वो इमेज आपकी 2F2 से पहले बन रही है। अब आप देखेंगे जैसे जैसे आप इसे यहाँ लेकर के जाएंगे, ये जो है इसकी भी शिफ्टिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ये ज़्यादा इशू नहीं है। अब अगला केस देखिए, 2 केस हो गए, तीसरा केस जरा देखिए। अगर आप याद नहीं भी रख पाते हैं तो आपको डायग्राम जो है वो ढंग से बना लेना है, आपका जो केस है वो सही बनेगा। बस ये डिस्टेंस जो है आप बराबर रखिएगा, अप्रॉक्स बराबर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसे देखिए F1, इसे देखिए 2F1, इसे देखिए F2, इसे देखिए 2F2। तो जैसे ही अब आप 2F1 पे आए, लगभग आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जाना कहाँ है। तो अगर आप इसके साथ चलेंगे पैरेलल, तो एक लाइन आपकी कहाँ से कट होगी, F2 से। अब यहाँ से मिलाने की कोशिश कीजिए। अब आपको पता है कि 2F2 से पहले तो आप एक इमेज बना चुके हैं। अब इसने जहाँ पे कट किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एग्जैक्टली 2F2 के पास यहाँ पे मिल रही है, जो कि बिल्कुल सही आपका डायग्राम बनेगा। 2F2 पे मिलेगी, बराबर साइज होगा, इक्वल साइज होगा। देखिए इन्वर्ट बन रही है, इन्वर्ट का मतलब ही रियल है, रियल एंड इन्वर्ट इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज, यानी कि बिंब और प्रतिबिंब का आकार बराबर बनेगा, ठीक है ना। अगला केस पढ़ते हैं, ठीक है। एक एक केस में आपको फोटोज में भी भेज दूंगा और रिटन में भी भेज दूंगा कौन कहाँ पे बनता है, परंतु याद रखिएगा, वहां से याद करने से ज़्यादा बेहतर है आप इस तरीके से बना के चीज़ों को याद रख पाएं। यहाँ देखिए F1 F2, यहाँ देखिए 2F1, ये देखिए 2F2, ठीक है। अभी हम लोग 2F1 तक आ गए। अब 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखें, तो जरा आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये गई और ये यहाँ से क्रॉस होगी, और अब एक लाइन आपको यहाँ से क्रॉस करवानी है O से। तो अगर आप देखेंगे तो ये कुछ यहाँ पर जाकर के क्रॉस होगी। कहने का मतलब ये है कि 2F2 के बाद आपका एक बड़ा इन्वर्ट रियल इमेज बनेगी। रियल इसलिए क्योंकि सच में क्रॉस कर रही हैं, इन्वर्ट इसलिए क्योंकि दिख रही है उल्टी है, और रियल और इन्वर्ट। ध्यान दीजिएगा, रियल इमेज कभी भी सुल्टी नहीं होती, सीधी इमेज नहीं होती। रियल हमेशा उल्टी इमेज होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्ट होती है, वास्तविक इमेज हमेशा उल्टा प्रतिबिंब ही वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। उल्टा प्रतिबिंब अगर कोई है, सीधा प्रतिबिंब अगर कोई बन गया, मान लीजिएगा कि वो कभी भी सीधा प्रतिबिंब आपका रियल इमेज नहीं होगी। अब देखिए फिर से वही F1 F2 2F2 2F1, और अगर डाउट है ये 2F1 F2 क्या है, कल वाली वीडियो दोबारा देखिए। अब इधर से खिसका के F1 पे ले आते हैं। F1 का आपको भी पता है
कि F1 की जो इमेजेस हैं वो फोकस से जब भी कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो वो अनंत पर जाकर के मिलेगी। प्रैक्टिकली आप उसे यहां देख सकते हैं। यहां से पहला आप कहां, थ्रू फोकस, दूसरा थ्रू O सेंटर। तो अगर आप देखें ये पैरेलल हो गई हैं। पैरेलल का मतलब ये बहुत दूर जाकर के इन्फिनिटी पे मिलेंगी, इन्फिनिटी पे उल्टा बहुत बड़ा, ठीक है, उल्टा बहुत बड़ा रियल प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा और हाईली एनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगी इमेज, प्रतिबिंब इसका, ठीक है। लास्ट केस देखिए जरा, ये आपका लेंस है, मेन या प्रिंसिपल एक्सिस है ये O, F1 और F2, प्राइमरी फोकस या मेन प्रिंसिपल फोकस, ये 2F1 और ये 2F2 ये सेंटर होते हैं। अब इमेज को रखिए इधर, ऑब्जेक्ट को रखिए F1 और O के बीच में, वस्तु को रखिए F1 O के बीच में। अगर आप इसकी लाइट को भेजेंगे, पहली फोकस से जाएगी और दूसरी कहां से, O से, जरा देखिए, तो ये मिलने वाले नहीं है आगे जाके, ये कहां मिलने वाले हैं, यहां कहीं पीछे आकर। तो अगर आप देखेंगे यहां कहीं मिले, वस्तु का इमेज कैसा बना, सीधा, और जैसे ही आपने कहा कि प्रतिबिंब सीधा है, इरेक्ट है, वैसे ही समझ जाइए कि ये इमेज वर्चुअल है। जैसा दर्पण में था बिल्कुल वैसा, जैसा मिरर में था एग्जैक्टली सेम केस लेंस में भी बनेगा। केवल एक केस, जब वस्तु ऑब्जेक्ट और F1 के बीच में हो, या जब वस्तु दर्पण के अंदर जो आपका पोल है, ध्रुव और फोकस के बीच में रखी गई हो, उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है, वर्चुअल है, आभासी बनता है। आभासी इसलिए क्योंकि ओरिजिनली लाइन कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, वर्चुअली मिलेंगी, आभासी मिलेंगी। और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, एनलार्ज बनेगा। उत्तल लेंस के सारे केस हमारे खत्म हो गए, ठीक है, उत्तल लेंस के सारे अपने खत्म, कॉन्वेक्स के खत्म। कॉनकेव का देख लीजिए, ज्यादा याद नहीं रखना है, कॉनकेव में केवल 2 केस याद रखने हैं। कॉनकेव का मतलब होता है अवतल, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है अवतल के लिए। अवतल बहुत ही आसान है, जैसा दर्पण था बिल्कुल, इसको O मान लीजिए। इसमें भी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, देखिए F1 2F1 F2 2F2, ठीक है। अब सामान्य सी चीज, अगर अनंत से प्रकाश किरणें आती हैं, अनंत से आती हैं, तो ये तो डाइवर्जन है, डाइवर्जन करेगा, यहां भेजेगा और यहां भेजेगा। ध्यान दीजिएगा, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो इसने यहां भेजा, तो ये मिलेंगी तो कहीं भी नहीं। अब अगर इनको वर्चुअली पीछे को खींचा जाए, तो ये दोनों कहां पर मिलनी चाहिए, फोकस पर मिलनी चाहिए। ये दोनों को अगर आप वर्चुअली पीछे खींचेंगे तो ये यहां पर खींचेंगे। अच्छा, वर्चुअली मिल रही है तो जो प्रतिबिंब बनेगा या इमेज जो बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल। और जैसे ही मैंने कहा वर्चुअल है, तो वर्चुअल का मतलब होता है इरेक्ट या सीधी इमेज, इरेक्ट या सीधी, और वस्तु से छोटी, हाईली डिमिनिश्ड, और किस तरफ, लेंस की प्रकाश वाली तरफ, यानी कि सेम साइड ऑफ द लेंस। और एक और केस पढ़ लीजिए, एक और केस में आपको, मेरा कहने का मतलब ये है, वस्तु कहीं भी रखिए आपकी मर्जी, इमेज लगभग सेम बनेगी। कैसे, देखिए, ये देखिए, ये आप मेन O मान लीजिए, ये आप F1 और F2 2F2 और 2F1 मान लीजिए। वस्तु कहीं पर भी रख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। 2 ही केस बनते हैं, एक अनंत में, एक कहीं पर भी, या एनीवेयर वाले में अगर आप देखेंगे, ये आपकी लाइट, ये हुआ डाइवर्जन, ये जाना चाहिए मेन मुख्य फोकस से। अगला आप कहां से भेजेंगे, O से। वस्तु कहां बनी, इधर। मैंने पहले ही कहा है कि ये ओरिजिनली कभी नहीं मिलेंगी, वर्चुअली मिलेंगी। ये देखिए वर्चुअली मिली कि नहीं, यहाँ पर वर्चुअली इमेज हमेशा सीधी होती है, इसका मतलब वर्चुअल, सीधी, वस्तु से छोटी। अब जैसे जैसे आप आगे लेकर आएंगे वस्तुओं को, आप देखेंगे कि कुछ ऐसा हो रहा है। ये देखिए, इसको यहाँ ले आइए और इसको यहाँ से काटेंगे तो आपको यहाँ पर इमेज मिलेगी। मतलब सारी इमेज आपको ऐसे ही मिलने वाली हैं, वर्चुअल, सीधी, और मिरर के इस तरफ, लेंस के इस तरफ। ऐसा ही आपका मिरर में भी था, तो ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये आपके सारे मिरर्स के केसेस रहे जिसको आपने बनाया, और लगभग एक एक केस को आपने एक एक करके देखा है।
एक एक करके देखने से फ़ायदा ये होगा कि आप इसे क्लियरली याद रख पाएंगे, और अगर याद नहीं होता, रट नहीं पाते, तो भी इन केसेस को आप फटाफट से एग्जाम में बना पाएंगे, बशर्ते कि जो डिस्टेंस का ध्यान आपको रखना है वो फोकस, मुख्य फोकस यानी कि फोकल लेंथ का ध्यान रखना है कि सारी डिस्टेंस हैं आप क्या करें, बराबर रखें, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए एक बार दोबारा से इनको देख लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं अगला। ठीक है, तो अभी ये अपना लेंस और मिरर का जो हमारा काम है वो लगभग हो गया। तो अब जो है हम अपने अगले कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। सबसे पहले जो आपका कंसेप्ट है वो एक बार हम प्रिज्म वगैरह करने के बाद फिर फोकस वगैरह के साथ जो फॉर्मूले वगैरह हैं, फॉर्मूले एक ही साथ करेंगे। पहला प्रिज्म देख लेते हैं। प्रिज्म को प्रिज्म ही कहेंगे, ठीक है। प्रिज्म आपका कुछ ऐसा होता है, अप्रॉक्स कुछ ऐसा होता है आपका प्रिज्म, ठीक है। जो आपका प्रिज्म होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये इसके सामने के जो सरफेस हैं वो हो गए, और ये इसके पीछे के सरफेस इस तरीके से कुछ जुड़ा हुआ होगा, ये ऐसा कुछ आपका प्रिज्म होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ प्रिज्म की एक खासियत देखिए, ये दो इसके सामने के फेस हैं, तो इसका मतलब ये दो क्या हैं, दो ट्राइंगल हैं, दो त्रिभुज हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, एक ये, एक ठीक इसके पीछे ये, और एक नीचे वाला ये तीन रेक्टेंगल्स हैं, या एक तरीके से आप कह लीजिए आयत हैं, ठीक है। दो त्रिभुज और तीन आयत। तो ये जो दो आयत हैं, जो रेक्टेंगल्स हैं, ये जिस एंगल पे रखे गए हैं उसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है, ठीक है। ये जो एंगल आप देख रहे हैं इसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। जिसमें दो आयतों को इस तरीके से रखा जाए उसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे, यानी कि एक तख्ता और दूसरे तख्ते के बीच का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, आपका एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा, या उसे हम इस वाले को क्या कह देंगे, प्रिज्म कोण, इसे कह देंगे प्रिज्म कोण, इसे क्या कह देंगे हम, प्रिज्म कोण, या आप इसे लिख सकते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म कोण कह देंगे। तीन इसमें आपके रेक्टेंगुलर शेप्स होते हैं, दो आपके त्रिभुज होते हैं। बहुत ज़्यादा आपको मैं इसीलिए बच्चों वाले वे में नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि ये आपका जो प्रिज्म का टॉपिक है कक्षा 10 का है, और 10 के अंदर इसके बारे में बहुत बेसिक जानकारियाँ दी गई हैं, वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब जब आपने प्रिज्म पढ़ा तो प्रिज्म की लाइटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम करेंगे ये कि हम प्रिज्म को इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो अब आप मान के चलेंगे कि ये आपका प्रिज्म है, ये वाला त्रिभुज इधर है, और बाकी पीछे को यही प्रिज्म पूरा है। लाइट इस वाले जो सरफेस देख रहे हैं आप, ये रेक्टेंगुलर सरफेस पे पड़ेगी और दूसरी तरफ निकलेगी, और आपको उसको इस त्रिभुज के हिसाब से समझना होगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए एक प्रिज्म से प्रकाश को इधर उधर भेजने का काम करते हैं। ये आपका प्रिज्म है, ये आपको पता है कि ये आपके प्रिज्म का प्रिज्म कोण है ए। आइए सबसे पहले आपने प्रकाश की एक किरण प्रिज्म पर डाली, ये आपकी क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब आपतित किरण, ये आपकी आपतित किरण कहलाएगी। और जैसे ही आपकी आपतित किरण पड़ी वैसे ही आपको पता है कि अब क्या होगा, अपवर्तन होगा। इसके सापेक्ष एक लंब जो है वो आप खींचेंगे, ये आपका एक नॉर्मल है, एक अभिलंब है, ठीक है। वैसे तो ज़्यादा आपको मैंने रिफ्रैक्शन में पढ़ाया है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, फिर भी ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है।
अब जरा ध्यान से अगर आप देखें तो आपको पता है बाहर का मीडियम है एयर, अंदर है ग्लास, और ग्लास और एयर है तो ऑब्वियसली इस लंब, वैसे इसका जो ओरिजिनल पाथ है जरा वो बना दें, इसका ओरिजिनल पाथ आपका ये होना चाहिए, ये देखिए ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए था, ओरिजिनल पाथ इस तरीके का होना चाहिए था। चलिए ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, और ये क्योंकि एयर से आ रही है और अब एक डेंसर मीडियम में, एक सघन माध्यम में, ठीक है, ये मैं आपको दोबारा अभी अपवर्तन जब पढ़ाऊंगा और से एक बार बता दूंगा सघन और विरल के अंदर होता क्या है। फिर भी एयर जो है वो आपकी क्या है, रेयरर मीडियम है, एक विरल माध्यम है, और विरल माध्यम से एक सघन माध्यम यानी कि एक डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुकेगी। तो नॉर्मल की तरफ झुकने का मतलब ये नॉर्मल है, ये लाइट का ओरिजिनल पाथ है, ओरिजिनल ना जा करके थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, कुछ ज़्यादा हो गया फिर भी ये रख लीजिए, ठीक है, तो ये अब नॉर्मल की तरफ आ गई। अब हमने कल यही पढ़ा था, तो अगर मैं आपको इसके अंदर इंडिकेशंस में लगाने के लिए कहूँ तो लगा पाएंगे आप, ये वाला जो कोण है ये, अच्छा सॉरी, ये लंब के साथ कोण बनाते हैं, अभिलंब के साथ कोण बनाते हैं, तो ये वाला जो आपका कोण होगा, ये वाला जो एंगल होगा आपका, इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि आपतन कोण। आपतन कोण कितना, आई, आपतन कोण कितना, आई, और उसी केस में ये वाला जो कोण है अभिलंब के साथ, इसे आप आर कहेंगे, यानी कि अपवर्तन का कोण कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से अभिलंब बनाएंगे, अभिलंब आपका सतह के साथ बनता है, ये सरफेस है, इस सरफेस पे जो अभिलंब है वो कुछ ऐसा लगेगा, और इस अभिलंब से फिर से अब आप फिर प्रकाश को देखेंगे, प्रकाश एक प्रिज्म से हवा में जा रहा है, हवा एक विरल माध्यम है, अच्छा इसका ओरिजिनल पाथ ये होगा, ठीक है, इसका ओरिजिनल पाथ ये है, इसकी ज़्यादा वैल्यू अभी ध्यान रखने वाली नहीं होती है, बस ध्यान दीजिएगा कि ये प्रकाश, ये अभिलंब है ना, अभिलंब से दूर जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये आपकी प्रकाश का रास्ता होगा जो अब फाइनल बाहर निकला। अब बाहर निकला तो इसने फिर से कोण बनाया, तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाया वो होगा एंगल ऑफ इमर्ज या इमरजेंस, ठीक है, वो कोण इसके बाहर निकलने का कोण होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या आपको नहीं लगता कि प्रकाश की किरण ऐसे जाने वाली थी और ऐसे चली गई तो कुछ डाइवर्जन हुआ, कुछ विचलन हुआ, विचलन या डाइवर्जन हुआ। अब देखिए ना, प्रकाश की किरण को ऐसे जाना था, चले गई ऐसे, भेजा आपने, यहां से टॉर्च लगाई, यहां लाइट पड़ रही है, लगनी यहां चाहिए थी, ये क्या है, डाइवर्जन है, विचलन है। तो विचलन कितना हुआ, कितने एंगल पे हुआ पता करना हो तो आप इस लाइन को, ओरिजिनल लाइन को यहां खींच देंगे, ये जो कोण घूम गया इसको पीछे ले लीजिए ऐसे, तो आप देखेंगे कि ये दोनों एक पॉइंट पर जाकर के मिल गए हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण कहलाता है। प्रिज्म का इससे अच्छा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, जो आपको आकाश में पराबैंग, ये आपको जब आप देखते होंगे रेनबो दिखाई देता है, ठीक है, वो वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं वो भी वहाँ पर प्रिज्म की भांति व्यवहार करने लगती हैं। कई बार आपने झरनों में देखा होगा कि आपको वर्ण विक्षेपण या जो आपके कलर हैं उनका टूटना दिखाई देता है, ठीक है, तो कलर्स में टूट जाने, उसी की घटना की हम बात कर रहे हैं। दिस इज द डाइवर्जन जिसकी हमने बात की, ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म ये रहा, एंगल ऑफ डाइवर्जन ये रहा, विचलन कोण, ये इमर्जेंट और ये इंसिडेंट, तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। चलिए एक बार ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद फिर हम प्रिज्म के बाद आपका फिर पावर की तरफ चलेंगे, पावर के बाद फिर एक बार पहले वर्ण विक्षेपण को पूरा कर लेते हैं। चलिए इसी में कर लेते हैं, वर्ण विक्षेपण को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। वर्ण विक्षेपण का मतलब सिंपल सा है, आपको अलग अलग कलर जो हैं वो प्रिज्म से दिखाई देते हैं, है ना। आपको एक ही प्रिज्म में आपको अलग अलग कलर इस तरीके से दिखाई देंगे। जैसे ये प्रिज्म है, मान लीजिए ये आपका प्रिज्म है,
ये आपने एक सनलाइट जो है वो भेजी। अब ये जो सनलाइट है ये क्या होगी, डेविएशन दिखाएगी, विचलन करेगी, लेकिन विचलन के बाद 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती है। दिस इज द स्कैटरिंग ऑफ कलर। ठीक है, अब ये जो स्कैटरिंग ऑफ कलर है, इस कलर का एक फिक्स पैटर्न होता है। क्या होता है वो, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये विबग्योर जो होता है ये हमें प्रिज्म के द्वारा मिलता है। इस घटना को कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ कलर्स और वर्ण विक्षेपण। इस घटना को स्कैटरिंग ऑफ कलर या वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। कलर्स में टूटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यह रंगों में टूटने का काम प्रिज्म के अंदर हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं प्रिज्म के द्वारा किया गया काम होगा। ये कहीं ना कहीं आपको प्रिज्म के द्वारा किया गया काम होगा। अब जरा मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बता दूं। जब भी हम इस घटना को, इस विबग्योर को पढ़ते हैं, तो हम एक चीज़ का ध्यान देते हैं कि जो प्रिज्म है उसका कुछ अपवर्तनांक होगा म्यू, जो हमने स्नेल के नियम से पढ़ा था। स्नेल ने कहा था कि साइन आई अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसे न्यू कह दिया जाता है, या कई बार इसे अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, मगर ये म्यू टू 1, ठीक है, म्यू टू 1 होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि म्यू, इसको मान लीजिए ये आपका पहला माध्यम, ये आपका दूसरा माध्यम है। जब भी अपवर्तन ऐसे होता है तो म्यू टू 1 इसका, प्रिज्म का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक है कि यह कितना डाइवर्ज करेगा। ध्यान दीजिएगा, जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा, जितना ज़्यादा वैल्यू ऑफ म्यू होगा, उतना ज़्यादा आपको डाइवर्जन देखने के लिए मिलेगा, कोणों का मुड़ना देखने के लिए मिलेगा। फटाफट से इसे बना लीजिए ताकि हम विबग्योर कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ सकें और थोड़ा सा क्लियर कर लें कि ये रंग ऐसे ही क्यों टूटे, क्यों रेड ऑरेंज की जगह में या येलो ब्लू की जगह में नहीं आ सकता। फटाफट से उतारिए ताकि इसको आगे ले जा सकें। चलिए अब देखिए, अब जरा सा इसको हटाकर हम बेसिक जो है वो एक बार और देखते हैं इसका। देखिए, ध्वनि या साउंड जब हम पढ़ते हैं तब ध्वनि की चाल v डिपेंड करती है एक तो आवृत्ति और दूसरा तरंगदैर्घ्य पर। v ये है ध्वनि की चाल, स्पीड, वेलोसिटी, या आप कहें ध्वनि की चाल। न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, और लैम्डा का मतलब है तरंगदैर्घ्य। ये डेफिनेशन है, मैंने आपको साउंड में पढ़ाई हुई है इसीलिए यहां नहीं पढ़ा रहा। तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है वेवलेंथ। ध्यान दीजिएगा कि फिजिक्स जो है वो कोरिलेशन में चलेगी, यानी कि एक दूसरे चैप्टर की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। डिनोटेशन चेंज नहीं होते, अधिकतर बार आपको सेम चीज़ें सेम चीज़ों के लिए प्रयुक्त होती दिखाई देंगी। ये साउंड के लिए मेनली यूज होता था, लेकिन यही कंसेप्ट प्रकाश में भी लगता है, यही कंसेप्ट लाइट में भी लगता है। अब जरा लाइट के पर्सपेक्टिव में इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम यहीं से सारा का सारा प्रूफ करेंगे डेविएशन के बारे में। ये प्रिज्म था, आपने प्रकाश भेजा, श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, और श्वेत प्रकाश आगे जाकर, व्हाइट लाइट आगे जाकर अपने 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती है। और ये 7 रंग इस क्रम में होते हैं VIBGYOR, विबग्योर। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो रेड है वो सबसे कम डेविएट हुआ है, सबसे कम मुड़ा है। वहीं अगर आप इस वायोलेट को देखेंगे, बैगनी को देखेंगे, तो इसमें सर्वाधिक डेविएशन देखने के लिए मिला है। सर्वाधिक डेविएशन, सबसे ज्यादा मुड़ा है। इसका कारण क्या है यह समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक एक रंग का क्रम, आखिर विबग्योर ही क्यों हुआ? ऊपर से नीचे मत लाइएगा, विबग्योर नीचे से ऊपर होता है विबग्योर, ध्यान दीजिएगा।
ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहा, उसको समझना है तो इस फॉर्मूले की तरफ जाना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो मुड़ना था ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, अपवर्तनांक म्यू की वजह से हो रहा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इसे हम कह देते हैं अपवर्तनांक, इसी अपवर्तनांक की वजह से हो रहा था। ये जो अपवर्तनांक है ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डेविएशन आपको देखने के लिए मिलेगा, उतनी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, मुड़ेंगी। अब इसका मतलब लाल और वायोलेट, रेड और बैगनी का जब आप कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे ये सबसे कम मुड़ा, तो इसके लिए इसका जो म्यू है वो कम होता होगा। अब जरा ये म्यू की बात करें तो सबसे पहले तो आप इसे देखिए, ये जो आपका आ रहा था ये आपका श्वेत प्रकाश है, व्हाइट लाइट है, जो कि कहाँ से आई है, सन से आई है, सूर्य से आई है। एक और प्रश्न यहाँ पर जो मैं आपको क्लियर कर दूं, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति स्रोत पर निर्भर करती है, सोर्स ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है। अगर सोर्स सेम है तो किसी भी तरंग की आवृत्ति बराबर होगी, एक समान होगी। अगर स्रोत समान है तो आवृत्ति बराबर होगी। ये जो श्वेत प्रकाश है, सनलाइट है, इसका सोर्स है सन, और अगर सन इसका सोर्स है तो इसका मतलब इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है, जो म्यू है, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर ऐसा है तो मैं ये कह सकता हूं कि यही फॉर्मूला v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा का फॉर्मूला प्रकाश के, इस प्रकाश के केस में v इज इक्वल टू लैम्डा, या प्रोपोर्शनल भी लगा सकते हैं आप, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा के बराबर हो जाएगा। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा के बराबर हो जाएगा, यानी कि चाल समानुपाती हो जाएगी किसके, तरंग दैर्ध्य के। किसी भी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जितनी ज्यादा होगी वह प्रकाश उतनी तेजी से गमन करेगा। जिस भी प्रकाश के लिए, जिस लाइट के लिए, जिस साउंड के लिए, जिस तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ ज्यादा होती है, उसकी गति या उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होती है। अब जरा देखिए, एक चीज आपने समझी कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब एक कॉमन चीज यहीं से आप पढ़ सकते हैं, अगर कोई चीज बहुत तेजी से जा रही है, कोई चीज बहुत तेजी से जा रही है, उसके रास्ते में कोई रुकावट आ भी गई तो भी वो बहुत ज्यादा नहीं मुड़ेगी, उसे भेद कर आगे चले जाएगी, यानी कि वो सुभेद्य होगी, बहुत ज्यादा स्पीड होगी। इसका मतलब यहाँ रेड की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए वो नहीं मुड़ी होगी। फिलहाल हम इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले हम न्यू टू वन को समझते हैं। न्यू टू वन का मतलब होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक म्यू टू वन होता है। यानी कि अगर मैंने लिखा म्यू प्रिज्म एयर, इसका मतलब प्रिज्म का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, ठीक है। और अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा आपको पता है कि उतना ज्यादा वह लाइट जो है आगे जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा अपवर्तनांक की तरफ ले चलता हूं। म्यू इज इक्वल टू, या अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या इस c/v के लिए मैं ये लिख सकता हूं कि ये म्यू c कांस्टेंट है तो 1/v होगा प्रोपोर्शनल में, क्योंकि प्रकाश की चाल निर्वात में सदैव समान रहती है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक किसी भी चीज का उसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसकी स्पीड के क्या होता है, ठीक है ना। चलिए अब जरा देखिए, अब मैं जरा यहां से इन्हें हटा दूं। अब जरा देखिए, मैं इसमें दो कलर उठाता हूं, एक रेड और एक वायोलेट, और दोनों के लिए समझने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए प्रिज्म का अपवर्तनांक लाल रंग के प्रकाश के लिए म्यू आर है और प्रिज्म का अपवर्तनांक वायोलेट के लिए म्यू वी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आर रेड कलर और वायलेट कलर की दो अलग अलग प्रकाश की किरणें होती हैं। सफेद प्रकाश के अंदर अलग अलग 7 प्रकाश के रंग होते हैं जिनमें सबकी गति अलग अलग होती है,
ठीक है। अब मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाऊंगा 1 अपॉन, आपको भी पता है C अपॉन V से 1 अपॉन V आया था, 1 अपॉन स्पीड ऑफ रेड लाइट, 1 अपॉन स्पीड ऑफ वायलेट लाइट। आपको भी पता है कि ये चीजें जो होती हैं ये तरंग दैर्ध्य के साथ साथ चलती हैं, तो क्या मैं यहाँ पर 1 अपॉन तरंग दैर्ध्य ऑफ R और 1 अपॉन वेवलेंथ ऑफ वायोलेट कलर लिख सकता हूँ। और अगर मैंने ऐसा लिखा तो अब मुझे केवल ये समझना है कि किसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा, तो याद रखिएगा रेड कलर का लैम्डा ज़्यादा होता है और वायोलेट कलर का लैम्डा कम होता है। और अगर ऐसा होता है, अगर लैम्डा आर ज़्यादा है तो इसका मतलब म्यू आर कैसा होगा, कम होगा। लाल रंग के लिए एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, वायलेट के लिए एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा। और अगर एंगल ऑफ डेविएशन या एंगल ऑफ डेविएशन नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो डेविएशन भी कम होगा। और अगर म्यू वी ज़्यादा है तो आपका डेविएशन ज़्यादा होगा, यानी कि आपका मुड़ना प्रकाश का ज़्यादा होगा। यही एक कारण है कि जो वायलेट है वो सबसे ज़्यादा मुड़ता है। देखिए ये और ये सबसे ज़्यादा, अगर आपको किसी प्रकाश की किरण में मोड़ दिखाई देगा तो वो ये है। सबसे कम रेड कलर की लाइट मुड़ी है, इसी का कारण यही है। ये फॉर्मूले इसी तरीके से उतार लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। इन्हें इसी तरह से उतार लीजिए और यहाँ से आपको म्यू का एक फॉर्मूला भी मिल गया कि म्यू इज इक्वल टू होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसमें प्रकाश की चाल, ठीक है। उतार लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कहेंगे कि ये जो वर्ण विक्षेपण की घटना है, डिस्पर्शन की घटना है, डिस्पर्जन या वर्ण विक्षेपण की घटना है, उसका कारण प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। ये आपको विबग्योर जो दिखता है, ये आपका जो आपका रेनबो है, जो आपका इंद्रधनुष बनता है उसके अंदर दिखाई देगा। ये आपका ओवरऑल प्रिज्म का कंसेप्ट रहा। फिर इसके कुछ फॉर्मूले भी आएंगे जिनको हम अंत में कवर करेंगे। पहले एक बार कुछ थ्योरीज जो हैं वो ख़त्म कर लें आप, तब जा कर के तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और हर एक फॉर्मूले को पढ़ेंगे, उसके बाद कोई ज़्यादा इशू नहीं है। पहले एक बार थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं कि एक बार सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर कर लें। अगला जो आपका कंसेप्ट है वो है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, ये जो है आपका ये है लेंस की क्षमता। पावर ऑफ लेंस या लेंस की क्षमता। किसी भी लेंस की क्षमता का मतलब क्या है ये समझिए। मान लीजिए ये आपका एक लेंस है या कोई मिरर है, कोई भी है, ये आपका लेंस है। इसकी क्षमता क्या होगी कि यह किसी भी प्रकाश को कितना डाइवर्स कर पा रहा है। कैसे, देखिए जरा। मान लीजिए आपने एक वस्तु रखी, ये ध्यान से देखिएगा, ये लाइट गई और ये फोकस से होकर निकली। डाइवर्जन कितना होगा तो आप कहेंगे सर इतना, ठीक है। अब मान लीजिए इसी वस्तु का फोकस इधर से खिसकाकर इस लेंस का फोकस यहां कर दिया जाए, तो अब जो डेविएशन होगा या जो मुड़ेगी लाइट वो इतना मुड़ेगी। ये दूसरा एंगल, किसमें ज्यादा डेविएशन हुआ, कौन ज्यादा मोड़ा, किसने ज्यादा कंसंट्रेट किया, केंद्रित किया, तो आप कहेंगे सर ये पहले वाला जो केस था इसने ज्यादा मुड़ाया है लाइट को एज कंपेयर टू सेकंड वन। इसका मतलब पहला जो लेंस था जिसकी फोकस दूरी कम थी उसकी क्षमता ज्यादा थी। ये लेंस द्वारा प्रकाश को मोड़ना, लेंस द्वारा प्रकाश को मोड़ना ही उसकी क्या है, क्षमता कहलाएगा, उसकी पावर कहलाएगा, ठीक है ना। अब जरा मैं आपसे कुछ प्रश्न इससे पूछूंगा, जरा बताइएगा। प्रश्न लिखिए, अ लेंस हैविंग पावर, एक लेंस की क्षमता है, अ लेंस हैविंग पावर +1 डायोप्टर, डायोप्टर यूनिट होती है, ठीक है।
डायोप्टर या डी प्रकाश ये लेंस की क्षमता या पावर की यूनिट इकाई होती है। एक लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है। एक लेंस का पावर ऑफ अ लेंस इज 1 डायोप्टर। द लेंस इज, लिखना, द लेंस इज कॉन्केव, अवतल, कॉन्वेक्स, उत्तल, कैन नॉट से और बोथ ए एंड बी। एक लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है, वह लेंस होगा अवतल होगा, उत्तल होगा, कह नहीं सकते, आंकड़े सफिशिएंट नहीं है, या फिर दोनों हो सकते हैं। बताइए कौन सा होगा? दोनों, अवतल। अच्छा देखिए, एक सामान्य सी चीज है, +1 डायोप्टर है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान में देखिए, अवतल लेंस का मतलब है ये। अब जरा समझिए, क्या इससे आने वाला प्रकाश कभी केंद्रित हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इससे आने वाला प्रकाश डिस्पर्स होता है, फैल जाता है। इससे आने वाला प्रकाश केंद्र की तरफ कभी नहीं आता, डिस्पर्स। कोई भी लाइट आएगी फैल जाएगी, कोई भी प्रकाश इस लेंस से टकराएगा डिस्पर्स हो जाएगा। मैंने कहा केंद्रित करने की क्षमता, ये तो केंद्रित कर ही नहीं सकता। ऐसे में अवतल लेंस, ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस या कनकेव लेंस जो होता है, इसकी पावर या क्षमता हमेशा नेगेटिव में होती है और कॉन्वेक्स की क्षमता हमेशा पॉजिटिव होती है। दिमाग में बैठा लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का एक बड़ा डिफरेंस आपको दिख गया। अगर कहीं पे भी आपको प्लस में क्षमता दिखी, पावर दिखी, तो आप कहेंगे कि सर क्योंकि इसने पॉजिटिव किया है तो ये कॉन्वेक्स है, क्योंकि इसने नेगेटिव किया है तो ये कॉनकेव है। इतना दिमाग में रख लीजिए, तब जाकर के हम फॉर्मूले पढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही देख लीजिए इसको, पावर से ही आपका आंसर निकल जाएगा केवल माइनस और प्लस देखकर। अब आइए, अब जरा सा पावर का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। किसी भी लेंस की क्षमता P, उसकी फोकल जो होती है उसका रेसिप्रोकल होती है। P पावर इज इक्वल टू 1/f, फोकस दूरी यहां पर मीटर में होगी, इसका यूनिट होगा डायोप्टर। अब अगर मान लीजिए आपको दूरी मीटर में ना दी गई हो, सेंटीमीटर में दी गई हो, तब P या पावर का मतलब हो जाएगा 100/f इन सेंटीमीटर। ज़्यादा चेंज नहीं करना है। अगर आपसे पूछ दे कि बताइए एक लेंस की क्षमता, ध्यान से सुनिएगा, एक लेंस की क्षमता, एक लेंस की फोकस दूरी f 50 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता बताइए, तो आप कहेंगे सर क्योंकि सेंटीमीटर में है तो 100/50, 0 से 0 यानी कि 2 डायोप्टर। और इसी को चेंज कर दे, एक लेंस की क्षमता f 0.5 मीटर है, इसकी क्षमता बताइए, तो आप कहेंगे सर क्योंकि ये मीटर में दिया गया है तो 1/0.5 का मतलब भी 2 डायोप्टर होता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 2 फॉर्मूले आप लिख लीजिए, इसके बाद इन्हीं से रिलेटेड मैं और फॉर्मूले आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए ये तो एक लेंस के लिए रहा, मान लीजिए मैंने 2 लेंस जोड़ लिए इस तरीके से, तो अब इन दोनों की कंबाइंड जो पावर बनेगी वो क्या होगी? तो ध्यान दीजिएगा, कंबाइंड पावर P होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन, जितने भी पावर होंगे आपस में जोड़ दीजिएगा सीधे सीधे। और अगर आपका यहाँ पे इसको सॉल्व करें, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, इससे भी आप इस पावर को, क्षमता को निकाल सकते हैं। अब जरा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए, बड़े काम आने वाले हैं। लिखिएगा, 3 लेंस एक साथ जोड़े गए हैं, 3 लेंस एक साथ जोड़े गए हैं जिसमें दो उत्तल और एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस है, जिसमें 2 उत्तल और एक अवतल लेंस है। 3 lenses are combined together, 3 lenses are combined together in which one lens is concave, and 2 others are convex lenses.
and two other are convex lenses. If the power of both convex lenses is 2 diopter, if the power of both convex lenses is 2 diopter and a concave lens and the concave lens is also 2 diopter, यदि दोनों उत्तल लेंसों की क्षमता 2 डायोप्टर है तथा अवतल लेंस की क्षमता भी 2 डायोप्टर है, यदि दोनों उत्तल लेंसों की क्षमता 2 डायोप्टर है और अवतल लेंस की क्षमता भी 2 डायोप्टर है, तब तंत्र की क्षमता ज्ञात कीजिए. देन कैलकुलेट द पावर ऑफ कंप्लीट सिस्टम. अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से. इस तरीके से आपके 3 लेंस को जोड़ दिया गया है, तीनों के पावर आपको दी है 2 डायोप्टर. जो नया लेंस बना उसकी क्षमता बताइए. यानी कि आपका एक ऐसा नया लेंस बन गया होगा, ऐसा एक नया लेंस आपका जो बन गया है, ये इसकी क्षमता बतानी है, इसकी क्षमता आपको बतानी है, इसकी पावर. तो आपको पता है पावर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है P = P1 + P2 + P3. यहाँ से आप निकाल सकते हैं P12 + P22 + P32 = 2 + 2 + 2 कितना 6. नहीं, इसी चीज पे गलती नहीं करनी है, जरा ध्यान से देखिएगा. P2 पावर ऑफ द सेकंड लेंस तो कॉनकेव है, कॉनकेव की पावर माइनस में होती है. सो 2 - 2 + 2, या इसे ऐसे लिख लीजिए, पहले की क्षमता +2 प्लस दूसरे की क्षमता -2 प्लस तीसरे की पावर +2. ये देखिए, अब इसको आप कैंसिल कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 डायोप्टर. तो इस तरीके से ऐसे लेंस की जो क्षमता है वो कितनी है 2 डायोप्टर है. ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा. जब भी आप जोड़ें लेंस को तो लेंस की क्षमता को उसके चिन्हों के साथ, उसके साइंस के साथ जोड़ा जाता है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो. तो ये आपके पावर से रिलेटेड, लेंस की पावर या लेंस की क्षमता से रिलेटेड आपके फॉर्मूले हैं. चलिए इसे उतार लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं. चलो हो गया ना इतना, बहुत बढ़िया. देखना आप, ये लेंस की जो पावर वगैरह का है ना, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, कैसे भी पूछे, न्यूमेरिकल वे में पूछे चाहे ऐसे घुमा फिरा के पूछे, ठीक है ना. इसको ऐसे भी सॉल्व कर लेना. चलो पावर ऑफ लेंस हो गया, बहुत बढ़िया. अब जरा साइन, ठीक है, चिन्ह, साइन, ये तो बहुत ज्यादा है. साइन कन्वेंशन, चिन्ह, इसके बारे में जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप न्यूमेरिकल चलेंगे. इसके बाद में आपको लगातार फॉर्मूले लिखाने वाला हूं, ठीक है, एक एक करके सारे फॉर्मूले लिखाऊंगा एक साथ. वो फॉर्मूले साइन के हिसाब से चलेंगे. ध्यान से देखिएगा, चिन्ह या साइन हेडिंग डाल लीजिएगा. किसी भी लेंस या दर्पण के लिए उसके चिन्ह कुछ इस क्रम में होते हैं. अगर कोई चीज इस तरफ यहां आपको देखने के लिए मिले, कोई भी चीज इस तरफ आपको देखने के लिए मिलेगी, तो आप उसका चिन्ह क्या रखेंगे पॉजिटिव. कोई भी चीज अगर आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिले, उसका चिन्ह कैसा होगा पॉजिटिव. अब कोई भी चीज अगर आपको ऐसे इस दिशा में देखने के लिए मिले, इस दिशा का मतलब लेफ्ट राइट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ठीक है. तो अगर आप साइन कन्वेंशन लें तो ऐसे मानना पड़ेगा, ऐसे में कंफ्यूजन करने से अच्छा है इसे ऐसे याद कर लीजिए, लेफ्ट राइट से ज्यादा अच्छा ऐसे याद कर लीजिए. इस दिशा में कोई भी चीज होगी उसका चिन्ह नेगेटिव होगा, नीचे की तरफ अगर कोई भी चीज बनती है उसका चिन्ह भी नेगेटिव होगा. जरा एक एग्जांपल से समझा दीजिए. तो देखिए, कोई भी एक लेंस ले लेते हैं ये, और इस पे मैं खींच देता हूं एक लाइन. अब जरा ध्यान से देखिएगा, F1 F2 2F1 2F2. अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लेंस के लिए फोकस दूरी F2 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव होगा. मानते हैं क्योंकि इस डायरेक्शन में है. अब जरा देखिए, मान लीजिए मैंने एक वस्तु इधर रख ली ऐसे, इस वस्तु की ऊंचाई h है, तो h पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? सर ऊपर की तरफ गया है, कैसा होगा पॉजिटिव.
अब जरा देखिए, ये वस्तु है, वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी को u लिखा जाता है। वस्तु से दर्पण के बीच या लेंस के बीच, वस्तु से लेंस के बीच की दूरी को u लिखते हैं, ठीक है। इट्स अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कह लीजिए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u होती है। अब u जरा देखें, इस तरफ है तो u कैसा होगा, नेगेटिव। u कैसा, नेगेटिव। u ऑलवेज नेगेटिव, u हमेशा नकारात्मक होगा, हमेशा नेगेटिव, क्योंकि वस्तु को आप हमेशा इस तरफ ही रखते हैं, इस तरफ नेगेटिव होता है। दर्पण लीजिए, लेंस लीजिए, कुछ ले लीजिए, जो आपका u है वो हमेशा इस तरफ होगा। हाँ, v जो है वो आपका बदल सकता है, v आपका बदल सकता है। वस्तु की ऊंचाई h, वस्तु की ऊंचाई h हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि वस्तु को आप हमेशा ऊपर की तरफ रखेंगे, उल्टी किसी वस्तु को नहीं रखेंगे, ठीक है ना। अब जरा देखिए, ये आई लाइट और ये किया इसने F2 को क्रॉस, और ये आपकी O से निकली और ये आपके 2F2 पे बना प्रतिबिंब। अच्छा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v लिखी जाती है। मिरर या दर्पण या लेंस से डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगी, v जरा इस वाले केस में देखिए पॉजिटिव आई कि नहीं आई, क्योंकि इस तरफ गई तो v आपका पॉजिटिव। दूसरी चीज, इसकी हाइट देखिए जरा, ये तो नीचे की तरफ है, h डैश नीचे की तरफ है, तो ये कैसा, नेगेटिव। होप सो साइन आपकी समझ में आ गए, कौन सा साइन कब कैसा लेना है। तो ये जो साइन का डायग्राम है, चिन्हों का डायग्राम है, इसे बना लीजिएगा। u और h हमेशा पॉजिटिव होते हैं या सकारात्मक होते हैं, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। और ये डायग्राम बना लीजिए ऐसे ही, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे अपने फॉर्मूलों की तरफ। चलिए, ये हो गया आपका पावर, हो गया साइन, हो गए फॉर्मूलाज करेंगे। फॉर्मूले से पहले लगभग हमारा सब कुछ हो गया। चलिए अब एक एक करके हम फॉर्मूला करना शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, फॉर्मूलाज ऑफ ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी के सूत्र, प्रकाशिकी के सूत्र। और ये सूत्र बाय हार्ट आपको याद कर लेने हैं, और सारे के सारे फॉर्मूले लाया हूं मैं, एक भी फॉर्मूला नहीं छोड़ेंगे, सारे फॉर्मूले करेंगे। हाँ, बस इसमें 12th वाले जो फॉर्मूले हैं वो नहीं होंगे। लेंस मेकर्स फॉर्मूला है आपका, इस तरीके के जो फॉर्मूले हैं, बड़े फॉर्मूले, वो इसमें नहीं है इंक्लूडेड। वो जब तक आप वो कंसेप्ट नहीं पढ़ते वो आपकी समझ में भी नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला आपका फॉर्मूला है वो है ये मैंने आपको बताया था, फोकस लेंथ रेडियस की हाफ होगी। कैसे, जरा देखिए, दर्पण ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, अगर इसका आप फोकस देखेंगे तो ये है और ये आपका सेंटर है। तो मैंने आपको बताया था दर्पण या लेंस से C के बीच की दूरी होती है R, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है F हमेशा 2R के बराबर होता है। मतलब ऐसा जो R है आपका, ये 2F के बराबर होगा। ये पूरा R, F और ये वाली दूरी भी आपकी F के बराबर, ये दोनों बराबर होती हैं। R बराबर 2F, R बराबर 2F, इसको आप R बराबर 2F भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका पहला फॉर्मूला है, बहुत ही सामान्य, जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आपका फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला। ये अपना बहुत ही अच्छा कॉमन फॉर्मूला भी कहता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला या इसको कहते हैं दर्पण सूत्र, इसे कहते हैं दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ध्यान दीजिएगा इसके बारे में फिर से, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, और अब क्योंकि ये फोकस को जो है वो कट करेगा ऐसे, और इसके बाद फिर जो है वो आप एक और लाइन डाल दीजिए कहीं से, ठीक है, चाहे वो ऐसे डालिए चाहे जैसे भी आप डालते हैं। आपकी एक इमेज जो है वो हम बना लेते हैं, रुकिए यहाँ से डाल देते हैं। चलिए, इसको इधर काट दीजिए कहीं ऐसे, मान लीजिए अभी ये, ठीक है ना, ऐसे। ये है आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है आपकी इमेज डिस्टेंस, ये है u, ये है v, और ये है आपका, मान लीजिए ये आपका फोकस है, तो ये है आपकी फोकस डिस्टेंस। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर f, u और v का चिन्ह साइन कन्वेंशन के आधार पर रखेंगे आप, चिन्ह के हिसाब से। जैसे इसमें v भी इस तरफ है, u भी इस तरफ है, f भी इस तरफ है, तीनों नेगेटिव। ये इस वाले केस में 1/-f 1/-u प्लस 1/-v बनेगा, याद रखिएगा। दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला लगाने से पहले चेक कर लीजिएगा कि आपने चिन्हों का इस्तेमाल सही से किया या नहीं,
ठीक है, ये आपका लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र है, मिरर फॉर्मूला है, याद रखिएगा। मैं कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लेंस फॉर्मूला नहीं लिख रहा, वरना यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, वो माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं है। चलिए, इसके बाद है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन, ये भी आपके सिलेबस में लिखा गया है। इसको कहते हैं आवर्धन, इसको कहते हैं आवर्धन। मान लीजिए आपने कोई एक m से डिनोट करेंगे, m इज इक्वल टू एक वस्तु रखी जिसकी ऊंचाई h1 है, ठीक है, एक वस्तु रखी जिसकी ऊंचाई आपकी h1 है और उसका इमेज बना जिसकी ऊंचाई h2 है। आपने एक वस्तु रखी किसी मिरर के सामने और जब उसका आपका प्रतिबिंब बना तो वो आपने देखा कि वो तो और बड़ा है या छोटा है। आपके वस्तु की ऊंचाई है h1, ऑब्जेक्ट हाइट h1 है और इमेज हाइट h2 है। तो m का जो मतलब है आवर्धन है वो h2 अपॉन h1 होता है, h2 अपॉन h1 होता है। h2 अपॉन h1 मतलब इमेज साइज, इमेज की हाइट बट्टे वस्तु की हाइट, h2 अपॉन h1 बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पर फिर से वही फॉर्मूले का ध्यान रखना है कि प्लस में ऊंचाई है कि माइनस में, इमेज ऊपर की तरफ बनी हुई है या नीचे की तरफ, क्योंकि ये वाला जो h1 है ये तो हमेशा प्लस होता है ऑब्जेक्ट हाइट, मिरर हाइट आपकी चेंज हो सकती है। इसके अलावा इसी के लिए इसी फॉर्मूले को माइनस v अपॉन यू भी लिखा जाता है, माइनस v अपॉन यू। v और u मैंने अभी आपको बता दिए, v जो है वो इमेज डिस्टेंस, u आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये प्रतिबिंब की दूरी और ये बिंब की दूरी, माइनस v अपॉन यू। माइनस v अपॉन यू के लिए एक और फॉर्मूला f अपॉन f माइनस यू भी होता है, या इसी के लिए f माइनस v अपॉन f भी होता है, f अपॉन f माइनस यू या f माइनस v अपॉन f। ये सारे फॉर्मूले आपके आवर्धन के हैं। लीनियर, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर मिरर, ये सभी दर्पण का केस चल रहा है, मिरर का केस चल रहा है, मिरर का केस। ये फॉर्मूले जो जिससे न्यूमेरिकल आए, फोकस दी हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हो, फोकस दिया हो, इमेज डिस्टेंस दी हो, दोनों की इमेज और आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हो, चाहे ऊंचाई दी हो, कुछ भी दिया हो, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले ऐसे याद कर लीजिए। इसके बाद आपका लगभग इसका फॉर्मूला आपका खत्म। लेंस जो है उनकी तरफ मिरर फॉर्मूले उतार लीजिए, फिर लेंस उतारते हैं। चलिए अब आइए लेंस फॉर्मूलों की तरफ। और साइन आपको साइन वाले के हिसाब से बनाने हैं, ठीक है। अब आइए आपका लेंस की तरफ। लेंस में भी u और v, h सब सेम है। लेंस फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ठीक है। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। यहाँ पे माइनस हो जाता है, वहाँ पे प्लस, मिरर में प्लस, लेंस में माइनस। एक और बड़ा अच्छा इसमें अगर आपसे मैं कहूँ मैग्निफिकेशन m निकालिए, आवर्धन निकालिए, मैग्निफिकेशन निकालिए, तो आप कहेंगे सर यहाँ भी तो h2 अपॉन h1 ही होगा। बिल्कुल, यहाँ भी इमेज की हाइट बट्टे ऑब्जेक्ट की हाइट ही होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस का v अपॉन यू हो जाता है, यहाँ पे प्लस का v अपॉन यू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, उस वाले में यहाँ प्लस और मिरर में यहाँ पर माइनस। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दो और फॉर्मूले हमने जो वहाँ पढ़े थे वही यहाँ भी f अपॉन f माइनस यू था प्लस यू, f माइनस v था प्लस v। ये दोनों फॉर्मूले आपके कहाँ लगते हैं? लेंस के लिए आवर्धन में लगते हैं, ठीक है ना। ये चारों फॉर्मूले याद कर लीजिए ऐसे ही, बिल्कुल एक याद कर लेंगे, दूसरा याद हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए इससे ज़्यादा अब इसमें कुछ नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए बहुत सारे लेंस आपस में दे दिए, पहला लेंस m1 कुछ आवर्धन करता है +1 का, अगला +3 का, अगला +4 का, टोटल जोड़ दिए जाएं तो आवर्धन कितना होगा? m1 इंटू m2
m3 शो ऑन। जबकि पावर जो निकालनी होती थी उसमें प्लस हो जाता था, पावर के लिए P1 प्लस P2 प्लस P3, और यहाँ सॉल्यूशन के लिए इनका मल्टीप्लिकेशन या गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे ही याद कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक और फॉर्मूला मैं आपको कराऊंगा। चलिए ये उतार लीजिए पहले। चलिए एक और देखिए, फॉर्मूले नहीं छोड़ सकते, इसीलिए सारे फॉर्मूले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। मान लीजिए ये आपका प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म है। तो अब आपको इसमें तीनों याद करने हैं, तो आप इसको इस तरीके से देखिए। फिर थोड़ा सा इसको क्लियर डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये आपकी आपतित किरण आई, इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, जो एंगल बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है आई। इसे प्रिज्म कोण कहते हैं ए, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब ये आई हो गया, तो अब लाइट का पाथ ये है, लेकिन डेविएशन होगा इस तरफ, तो ये ऐसे जाएगी। फिर से अभिलंब खींचना है, तो ये आया अभिलंब। अब इसका ओरिजिनल पाथ तो ये है, सघन से विरल में जब भी जाती है, सघन से विरल में, ठीक है, सघन से विरल में जब भी जाएगी, अच्छा ठीक है देखिए, तो सघन से विरल में जब भी जाएगी, अभिलंब से इसको दूर भेजना है। इसका ओरिजिनल पाथ ये था, इसको थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, इससे ना जा करके थोड़ा सा ऐसे, ओरिजिनल से थोड़ा सा और डेविएट। तो अगर मैं कहूं ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, इसे आप आई डैश कह लीजिए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं एंगल ऑफ डेविएशन, तो आप कहेंगे सर ये लाइन और ये ओरिजिनल वाली लाइन मिला दीजिए। ठीक है, इनको मिलाएंगे तो ये जो कोण बनेगा ये एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा। तो यहां से फॉर्मूला आता है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, ये जो आपको कोण दिख रहा है ये बराबर होता है ये आई प्लस ये आई डैश माइनस ए। या इस फॉर्मूले को बहुत सारी किताबें आई प्लस आई डैश इज इक्वल टू डेविएशन एंगल प्लस ए भी लिख देती हैं। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा इसी तरीके से, बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला है। और ये आपको फिर बाकी का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है μ2 के लिए। ठीक है, μ2 का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो पढ़ा था CV, या हम ये भी कह सकते हैं कि निर्वात में या दूसरे वाले माध्यम में किसकी चाल, आपकी प्रकाश की चाल बट्टे दूसरे माध्यम में आपके प्रकाश की चाल। तो 1μ2 ऐसा भी लिखा हुआ दिखाई देगा आपको कई जगह, 1μ2 बराबर μ21 बराबर CV बराबर V1/V2 भी होता है। ठीक है ना, प्रकाश की चाल उस माध्यम में बट्टे दूसरे माध्यम में। अच्छा, इसी म्यू से संबंधित ही फॉर्मूले निकालने वाले हैं हम। इसी के लिए हमने एक और चीज पढ़ी थी कि म्यू किसी भी चीज का म्यू 1/λ होता है, तो λ2/λ1 भी इसका फॉर्मूला है। मतलब अगर एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में गया, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, मान लीजिए ये ग्लास है, ये वाटर है, तो आपको ध्यान देना है कि λ2 वाटर का, λ1 ग्लास का ऐसे रखा जाएगा, तो वाटर का म्यू निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, μ21 का मतलब 2 सेकेंड मीडियम जिसमें प्रकाश गया उस माध्यम का अपवर्तनांक निकलता है। और एक चीज, अगर मान लीजिए μ21 निकालना हो, μ12 पता हो, कहने का मतलब ये वाटर, ये ग्लास का वाटर के सापेक्ष निकालना हो, मगर वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास आपको पता हो, तो आप सिंपल सा इसको इन्वर्ट कर दीजिए, μ12 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। इसके अलावा जो आपके फॉर्मूले हैं वो
यहाँ से तो खैर कुछ नहीं है। बाकी एक स्नेल का नियम जो आपने पढ़ा था, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होता है म्यू टू वन। ठीक है, म्यू टू वन का मतलब दूसरे का पहले वाले के सापेक्ष। यहां से मान लो लाइट आकर के इसमें डेविएट हुई है, तो म्यू टू वन का मतलब इस वाले का अपवर्तनांक इसके सापेक्ष। ठीक है ना, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष। एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, याद तो क्या रखना है, बस इसे याद इस तरीके से कर लेना है, म्यू या अपवर्तनांक कब, जब आपको प्रिज्म दिया गया हो। जब आपको प्रिज्म दिया गया हो तब ये जो निकालना हो ये होगा साइन ए प्लस एंगल ऑफ डेविएशन अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। ए प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म का कोण है, और ये डेविएशन एंगल है। अगर कोई प्रिज्म आपको दिया गया है और उस प्रिज्म में कोई प्रकाश की किरण भेजी गई है और वो प्रकाश की किरण, ये जो आपका यहाँ पर डेल्टा दिख रहा है, इतना डेविएशन करती है, तो उस समय पे प्रिज्म का अपवर्तनांक उस प्रकाश के लिए इतना होता है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, साइन ए प्लस लैम्डा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। साइन आई अपॉन साइन आर आपने पढ़ा होगा, साइन आई अपॉन साइन आर ये वही है, ए प्लस लैम्डा एम अपॉन 2 साइन आई की वैल्यू होती है एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू, और एंगल आर रिफ्रैक्शन जो एंगल है उसकी वैल्यू a बाई 2 होती है। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये है कि किसी भी केस में ये संभव है कि जब भी आप प्रिज्म बनाएं और इससे लाइट जो है वो आपने ऐसे भेजी मान लीजिए, और इसके रिस्पेक्ट में ये जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन आया, ये इस तरीके से मान लीजिए लाइट चले गई, तो आपको ध्यान देना है ये इस तरीके से लाइट आ गई, तो ये एंगल ऑफ आर, ये आई है, आई और आर है, आई की वैल्यू a प्लस लैम्डा एम अपॉन 2 होती है हमेशा, और r हमेशा a बाई 2 होता है। वहाँ से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। लगभग सारे फॉर्मूले भी आपके हो गए, ठीक है ना, फॉर्मूले हो गए, और लगभग आपने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, पावर पढ़ ली, सिलेबस लगभग कवर। ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर हमने खत्म कर लिया। ह्यूमन आई और ह्यूमन एयर जो आपके बचे हैं वो हम बायोलॉजी के साथ कवर करेंगे। ह्यूमन आई इस चैप्टर में, ह्यूमन एयर साउंड वाले चैप्टर में है, वो दोनों आपके बायोलॉजी में कवर होंगे, इसीलिए वो मैंने नहीं कराई। ठीक है ना, चलिए, होप सो इतना जो है वो आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये वाले चैप्टर्स जो हैं वो आपके कवर हुए, लेकिन इनके अंदर से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जो आपका जर्नल साइंस ही नहीं, 11th 12th की जो फिजिक्स है वहाँ भी इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से तैयारी कीजिएगा। बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे, और इस जो चैप्टर है NCERT में इसकी जो चीज़ें दी गई हैं वो मैं आपको भेज दूंगा हिंदी इंग्लिश में, वो देख लीजिएगा। ठीक है, वेल थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।